बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य है कि शायद वो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए उन तथ्यों को और बाद में भारती कृष्ण तीर्थ जी का गणित में क्या योगदान है उस विषय में भी थोड़ा सा बात करने का मैंने सोचा है। जन्म सभी को पता है, वो तिथि थी चैत्र शुक्ल तृतीया, शक 1806, मद्रास में 14 अप्रैल 1884 में। परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि वो परिवार एक बहुत विद्या संपन्न परिवार था। सभी लोग उस परिवार में उस समय 1884 में सभी लोग पढ़े हुए थे, सुखी थे आर्थिक दृष्टि से, लेकिन उसके साथ साथ नैष्ठिक थे और संस्कृत के तज्ञ थे। स्वामी जी हमें कहते थे कि हमारे घर में हम सब लोग संस्कृत में ही बात करते थे, न केवल पिताजी या बाकी लोग। घर में माताजी, मौसी, यानी घर में जो भगिनी वर्ग था वो भी संस्कृत में बात करते थे। तो हमारे घर में संस्कृत का ही एक वातावरण था। तो संस्कृत जैसे मानो हमारी मातृभाषा थी, वो ऐसा वो कहते थे। इसका ही परिणाम ऐसा रहा कि 15 वर्ष की आयु में उन्हें मद्रास संस्कृत परिषद, एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके तरफ से उन्होंने उनके संस्कृत के नैपुण्य के कारण सरस्वती के इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो 15 वर्ष में ही उनके नाम के पीछे एक, जैसा हमारे नाम के पीछे कुछ ना कुछ उपाधि लगती है, उनके नाम के पीछे सरस्वती वेंकटरमण, इस प्रकार से वो जाने लगे। बाद में 1904 में संस्कृत तत्वज्ञान, इंग्लिश, गणित, इतिहास और विज्ञान, ये 5 विषयों में उन्होंने एक साथ एमए की परीक्षा दी। सभी में वो प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुए। पोस्ट ग्रेजुएट थे वो। इस बात को हमने भूलना नहीं चाहिए। जब भी हम स्वामी जी के गणित के बारे में सोचेंगे तब इस बात को मन में मैं तो हमेशा रखता हूं कि जो बातें कहने वाला व्यक्ति है वो स्वयं शंकराचार्य है, बाद में उत्तरायुष्य में, लेकिन पूर्वायुष्य में वो 5 विषय में पोस्ट ग्रेजुएट थे और वो 5 विषय में एक विषय गणित था। इसीलिए उनके बुक में कभी इंटीग्रेशन दिखता है, कभी ज्योमेट्री दिखता है, कभी एसिम्पटोट्स दिखते हैं। ये सारे जो बातें हायर मैथमेटिक्स की उनके बुक में दिखती है, उसका एकमेव कारण यह है कि वो स्वयं पोस्ट ग्रेजुएट थे गणित विषय में। उसके बाद उन्होंने 4 साल तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सर स्लाइड्स आपने कर दी है शेयर क्या? सर स्लाइड नहीं शेयर नहीं हो पाई है सर। अरे एक मिनट, फिर से आई विल ट्राई अगेन। आपका गूगल मीट वाला मामला चल रहा थोड़ा सा। ओके, हाँ, यस, एंटायर स्क्रीन। हाँ, अभी आ रही? नहीं, हाँ सर अभी शेयर होना शुरू हुई जी। ओके, आई विल जस्ट आई रिक्वेस्ट भोपाल सर जी। अभी सर ये शेयर हो रही है। ठीक है, चलो। भोपाल सर काइंडली क्लोज योर वीडियो। अभी ठीक है मैडम? जी जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर जी। तो 4 साल के बाद वो 4 साल तक 07 to 011 तो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। और एक विशेष घटना उस समय ऐसी हुई जिसका उल्लेख उनके चरित्र में नहीं मिलता है, लेकिन योगी अरविंद जी के चरित्र में मिलता है। क्योंकि जो अरविंद घोष नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो यानी योगी अरविंद है। तो वो भी क्रांतिकारक थे पूर्वायुष्य में, लेकिन अंग्रेजों से छुटकारा पाकर वो पांडिचेरी गए। पांडिचेरी उस समय फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर था, तो वहां जाके उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। वहां जाके फिर उन्होंने साधना की, लेकिन
योगी अरविंद जी का यानी उस समय के अरविंद घोष का पांडिचेरी में जो जाना था उसके लिए 3 व्यक्तियों ने उनको सहाय्य किया। वो बहुत कठिन बात थी, अंग्रेजों से छुटकारा पाकर पांडिचेरी जाना। एक थे बारिंद्र घोष, उनके बंधु, एक भगिनी निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्या थी, सब जानते हैं, और एक नाम और आता है, वो वेंकटरमण सरस्वती। और ये वेंकटरमण सरस्वती दूसरे कोई नहीं थे, हमारे ही भारती कृष्ण तीर्थ, जिनको आज ये नाम से हम जानते हैं। तो उस समय भी वो इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े कामों में व्यस्त थे। बाद में 11 में उन्होंने श्रृंगेरी मठ में स्वामी श्री शिवानुभव नरसिंह सरस्वती, जिनका आप चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनके सानिध्य में जाकर 8 वर्ष तक साधना की। इस साधना के बाद 1919 में उन्हें संन्यास धर्म की दीक्षा दी गई। केवल 35 साल की उम्र थी। और बाद में वेंकटरमण सरस्वती स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ऐसे नए नाम से संन्यास मिलने के बाद प्रचलित हो गए। उसके केवल 2 साल बाद, संन्यास लेने के बाद, वो पहली बार शारदा पीठ के शंकराचार्य बने 1921 में। शंकराचार्य रहते हुए भी उनका स्वतंत्रता आंदोलन से और बाकी सारे अपने भाषणों में भी वो स्वतंत्रता का पुरस्कार करते थे। इसलिए पहली बार उनको 1921 में गुजरात में डाकोर के नाम के स्थान पर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, कारावास में लिया, लेकिन बहुत जल्दी छोड़ गए। लेकिन जो दूसरा कारावास उनको हुआ मुंगेर बिहार में, वो करीबन 2 साल तक चला। वो कारण भी ऐसा था कि एक मुंगेर के बिहार के भाषण में उन्होंने डायनामिक हिंदुइज्म ऐसा विषय रखा था, और डायनामिक हिंदुइज्म पर बात करते करते उन्होंने ये कह दिया कि जब कोई समाज परतंत्र रहता है तो उसको मुक्त करने के लिए प्रयास करना ये एक अत्यंत श्रेष्ठ और आवश्यक धर्म कार्य है। तो ये तो सब अंग्रेजों के खिलाफ बात हो गई थी, इसलिए उन्होंने उनको तुरंत कारावास में लिया। 2 साल कारावास में रहे। और हमेशा की तरह जो महानुभाव कारावास में जाते हैं तो वो अपना समय कुछ ना कुछ कामों में लगाते हैं। बैठ करते हुआ कारागृह के 2 साल में उन्होंने बहुत अध्ययन किया, जो बचा था शायद। और दूसरी बात उन्होंने की उस कारावास में, तो उन्होंने बहुत सारे संस्कृत में विपुल स्तोत्रों की रचना की। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन। सर आप ये स्लाइड हमारी 3rd नंबर की चल रही है, ये स्लाइड शायद मूव नहीं हो रही है। अरे राम, क्यों? मेरे यहाँ से तो मूव होती है। अच्छा एक बार, हाँ सर दोबारा शेयर करके देख लेते हैं। हाँ अभी कर लिया मैंने शेयर। अच्छा ठीक है सर। अभी जी ओके सर, चल रहा है। हाँ ठीक है, अभी शेयर नहीं हुई तो मैं वैसे ही बोलते जाऊंगा। चलो ठीक है। 25 वर्ष तक वो भारती कृष्ण तीर्थ जी फिर पुरी के शंकराचार्य रहे। इस दौरान उन्होंने भारत भ्रमण किया, व्याख्यान मार्गदर्शन किया, और अपने 8 वर्ष की साधना काल में और बाद में भी जो उन्होंने चिंतन किया था उसके आधार पर उन्होंने वैदिक गणित सूत्रों का सृजन और आविष्करण किया। पहला उनका जाहिर यूनिवर्सिटी में जिसको कहा जाएगा वैदिक गणित पर व्याख्यान नागपुर में 1951 में हुआ था। 5 दिन वो व्याख्यान माला चली। बाद में 52 में पटना और 56 में कलकत्ता, और फिर ये क्रम चलता रहा। जहां जहां वो जाते थे वहां बाकी सारे शंकराचार्य होने के नाते जो विषय वो रखते थे उसके साथ साथ वैदिक गणित का भी विषय वो रखते थे। वही परंपरा आज के शंकराचार्य पूज्य नित्यानंद जी भी निभा रहे हैं कि जहां जाते हैं वहां वैदिक गणित के ऊपर थोड़ा ना कुछ ना कुछ वो बोलते हैं। एक विशेष घटना उनके जीवन में हुई 1958 में। उन्होंने 3 मास के लिए अमेरिका प्रवास किया। शंकराचार्य ऐसा माना जाता है कि प्रदेश गमन करते नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद ये ठीक समझा कि बाहर जाना चाहिए, तो अमेरिका प्रवास में और बाद में थोड़े समय के लिए इंग्लैंड में टोटल 150 कार्यक्रम हुए 3 महीने में। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना व्यस्त प्रवास हो रहा होगा। उसमें व्याख्यान था, पत्रकार परिषद थी, रेडियो संवाद था, इंटरव्यू था,
व्याख्यान के विषय भी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, नैतिकता, मानवीय मूल्य, ये सारे तो थे ही, लेकिन अपनी दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना उस समय हुई जब उन्होंने 19 फरवरी 1958 में, तो तारीख भी इसलिए पता है कि इस सारे भाषणों का रिकॉर्ड उपलब्ध है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 भाषण दिए थे वैदिक मैथ्स के ऊपर। उस समय के एक फोटो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी वृद्धावस्था में उन्होंने वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में भाषण दिया था। इस समय जब वो अमेरिका गए तब उनकी 70 के ऊपर होगी, 70-72 भी हो सकती है। और हम ये थोड़ा सा झूम करके मैंने देखा तो वो फोटो में ऐसा लगता है कि वो रिकरिंग डेसिमल और डिविजिबिलिटी के बारे में जब वो कुछ बातें कर रहे थे, उस समय तो कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, सब ब्लैक बोर्ड पे ही चलता था, तो वहीं पर भी ब्लैक बोर्ड पर वो पढ़ा रहे। और हमारा सौभाग्य रहा कि ये फोटो आज हमारे पास उपलब्ध है, नेट पे भी मिलता है, लेकिन जिस संस्था ने उनको बुलाया था वो SRF फाउंडेशन अमेरिका, उनके वेबसाइट पे ये सारे फोटो आज भी मिलते हैं। कुछ नहीं थे तो उन्होंने अपने रिक्वेस्ट पर अभी अपलोड कर दिए हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि हिस्टोरिक इवेंट था और उसका एक प्रमाण भी हमारे साथ उपलब्ध है। राष्ट्रपति उस समय के राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो इनके शिष्य थे। नागपुर में 1958 में वो जब उनसे मिलने आए थे तब का ये फोटो प्रेसिडेंट लाइब्रेरी से मिला है। वो भी उनके शिष्य थे। उनके साथ जो दिख रहे राजेंद्र प्रसाद जी के साथ उनके दाहिने तरफ वो फोटो नहीं दिख पा रहा है सर स्क्रीन पे। ये पहला दिखा था। हाँ सर, इसमें स्वामी जी हैं, वो फोटो दिख रहा है, लेकिन जो आप शेयर करना चाह रहे हैं वो नहीं दिख पा रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अच्छा, फिर से मैं शेयर करता हूँ। जी जी, बहुत आवश्यक है। स्क्रीन तो शेयर हो जाती है लेकिन वो मूव नहीं हो रही है। हाँ, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है। एक स्लाइड क्यों मूव हो रही पता नहीं। एनीवे, ठीक है। उनका देहावसान 2 फरवरी 1960 तारीख से हुआ था। अभी स्लाइड दिख रही है मैडम? हाँ जी सर, अब दिख रही है। अच्छा, लेकिन वो समय तिथि बसंत पंचमी थी और सुबह का जिसको ब्राह्मण मुहूर्त कहा जाता है, सूर्योदय होने से कुछ समय पहले, आधा एक 1.5 घंटा पहले उन्होंने अपने प्राण को उस समय छोड़ा था। वो मुंबई में घटना हुई थी। सूर्य प्रभा नाम का अपने ज्येष्ठ कार्यकर्ता माननीय बाबा साहब गटाडी जी का बंगला था, उसी में वो आखिरी दिनों में रहते थे। उसी में सूर्य प्रभा नाम के उनके बंगले में ये 2 फरवरी 1960 में बसंत पंचमी के दिन उनका देहावसान हुआ। आज भी ये जो चित्र दिख रहा है वो उनके समाधि स्थल का है। बाणगंगा मलबार हिल मुंबई जजेस बंगलों के पास एक ऐसा वीरान जगह है। उसमें ये अभी भी समाधि उपलब्ध है। जब मैंने उनके बारे प्लीज मूव करिए, स्लाइड मूव करिए, राजेंद्र प्रसाद जी वाली आ रही है। अच्छा, मूव तो कर दिया मैंने। अच्छा, हो गया है। तो यहाँ तो राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी वाली स्लाइड चल रही है। एक सेकंड, फिर से मुझे इसलिए बार बार इंटरप्ट करना पड़ रहा है। जी जी, क्योंकि सर यही विशेष है आज के व्याख्यान में। तो ये चीजें अगर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी हम लोग को तो फिर व्याख्यान अधूरा रह जाएगा। ठीक है, मैं बार बार शेयर करूंगा उसको। जी, अभी कौन सी दिख रही है शेयर? अभी कोई नहीं आ रही सर, स्लाइड शेयर नहीं हो पाई है अभी। नहीं, ये गूगल वाला मामला जरा फिट नहीं होता। हाँ सर, अभी आई है महासमाधि। हाँ बस, राइट, वही आवश्यक है। ठीक है, अभी दिख रहा है ना महासमाधि वाली? हाँ जी, हाँ जी सर। चलो ठीक है। हाँ, तो ये समाधि स्थल मुंबई में है। और जब न्यास के कार्य का मैंने प्रारंभ किया तो मैंने सोचा था कि एक बुक स्वामी जी के ऊपर आ जाए।
तो बुक का लेखन करने के लिए जब मैंने कुछ प्रयास किया, तो उस प्रयास में मैं इस स्थान पर स्वयं जाके आया और वहां से जो फोटो निकाल के लाया हूँ वही आपके सामने है। कभी आप मुंबई जाते हैं तो जरूर उस समाधि के दर्शन के लिए जाइए, लेकिन मन बहुत व्यथित होता है क्योंकि समाधि स्थल तो है, समाधि तो है, एक नेम प्लेट भी है भारती कृष्ण तीर्थ वगैरह, लेकिन जिस अच्छे प्रकार से वो समाधि का रक्षण या बाकी सारी व्यवस्था होना चाहिए वो आज भी नहीं है। हम शासन के तौर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में जगह का जितना प्रॉब्लम बड़ा है उसके कारण वो जगह मिलना भी बड़ा मुश्किल है। अभी देखते हैं नए गवर्नमेंट में कुछ होता है क्या। मैडम अभी नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? जी सर। ओके चलो। उनके गुणों के बारे में कुछ बातें करना भी ठीक रहेगा। 14 भाषा जानते थे, एक आदमी 14 भाषा, भारतीय भाषा इंग्लिश और फ्रेंच के साथ बाकी 12 भाषा वो जानते थे। मराठी भी बहुत अच्छी तरह से वो समझते थे, न केवल समझते थे, बोल सकते थे। संस्कृत तो खैर उनकी मातृभाषा ही थी। वो जो स्तोत्र भारती कंठहार नाम का जो उनका एक पुस्तक है, वो 3000 श्लोकों का संग्रह है, जो जैसा मैंने कहा कि वो कारावास में थे और उसके बाद में भी उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र लिखे, जिसमें भगवान श्री राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, देवी देवताओं के बारे में है और भी बहुत सारे विषय है। उसके साथ साथ उनकी जो मातृ भक्ति, भारत माता के प्रति उनकी जो उनके मन में जो भक्ति थी उसको प्रकट करने वाला एक भारती भवानी नाम का बहुत सुंदर स्तोत्र संस्कृत में उनका उपलब्ध है। संस्कृत में उन्होंने लिखा है और बहुत सुंदर। वो अपनी माता के साथ साथ भारत माता को भी अपनी माता मानते थे, इसलिए भारती भवानी इस नाम से वो संस्कृत स्तोत्र उपलब्ध है। उसमें आपको मौका मिले तो जरूर उस स्तोत्र को देखना और पढ़ना चाहिए। ग्रंथ उनके कितने थे, उसमें से कुछ वैदिक मेटाफिजिक्स नाम का उनका एक ग्रंथ अभी मोतीलाल बनारसीदास ने प्रकाशित किया है। वैदिक मैथमेटिक्स को तो जानते ही हम सब। वसंत पंचमी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ऐसा एक बिल्कुल छोटा सा उनका ग्रंथ उपलब्ध है। और उस ग्रंथ में वसंत पंचमी का नेचुरल और एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वसंत पंचमी के दिन क्यों ये शुभ माना जाता है, तो सरस्वती की उपासना उस दिन करने से क्या उसके इम्प्लीकेशंस है, क्यों करना चाहिए वसंत पंचमी के दिन ज्ञान की, सरस्वती की खासकर उपासना, ये सारे विषयों को उन्होंने इस छोटे से बुक में रखा है। और वसंत पंचमी के बारे में वो बुक में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, वो ये बात है कि इस दिन किया हुआ कोई भी संकल्प अफलदायी नहीं होता है, उसको संकल्प पूरा ही होता है। इसलिए संकल्प दिन भी ज्ञान की दृष्टि से यदि कुछ हमें संकल्प करना है, उपासना की दृष्टि से कुछ संकल्प करना है, तो जितने भी एक साल में अच्छे दिन माने जाते हैं उसमें वसंत पंचमी का अपना एक खास महत्व होता है। शायद इस वसंत पंचमी के मुहूर्त को समझकर ही उन्होंने शायद वसंत पंचमी के दिन को ही अपने देहावसान का मुहूर्त चुना था, ऐसा लगता है। उनकी शिष्य परंपरा बहुत बड़ी थी, जैसा मैंने राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में फोटो में दिखाकर बताया था। उसी साथ साथ डॉक्टर चिंतामणि देशमुख, जो अपने भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अर्थमंत्री भी रह चुके थे, वो एक नाम उनके शिष्यों में आता है। राज्यपाल श्री प्रकाश, उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, वो भी उनके एक श्रेष्ठ शिष्यों में थे। न्यायमूर्ति भवानी शंकर सिन्हा, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले न्यायमूर्ति थे, जज थे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे। वो भी स्वामी जी के शिष्यों में से एक, वरिष्ठ शिष्यों में से थे। और उन्हीं के प्रयासों के कारण फिर स्वामी जी की अमेरिका यात्रा भी सफल हुई। अमेरिका यात्रा के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी को भी एक बार इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि स्वामी जी ने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन किया तो अपनी जन्म तारीख लिखी थी, जिस दिन उन्हें संन्यास मिला वो साल लिखा था 1944, वो 1834 में लिखा था। तो
तो पासपोर्ट वाले मानते नहीं थे कि आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा दिख रही है और ये 35 साल कम क्यों दिखा रहे हैं। पासपोर्ट मेरे सौभाग्य से उनके पासपोर्ट की कॉपी भी मुझे देखने का अवसर मिला जो उन्होंने सबमिट की थी पासपोर्ट ऑफिस में। तो उसके ऊपर तारीख लिखी है जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया। तो वो कहने लगे कि ठीक है, मेरा पूर्वायुष्य कुछ था, 35 साल की उम्र में संन्यास लिया, पूर्वायुष्य में मैंने 35 साल कुछ काम किया, लेकिन जब मैंने संन्यास लिया और मेरा नया नामकरण हुआ तो केवल मेरा नाम नहीं बदला, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो अब जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो जो मेरे 35 साल का पिछला वाला, ठीक है, मैं जिया हूँ, वो तो सब अब समाप्त हो गया, उसके बारे में ना कुछ मैं बोलना चाहता हूँ ना उसका कुछ स्मरण रखना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरी जन्म तारीख भी अब वो 1884 ना होते हुए ये पासपोर्ट वाली जिस दिन वो अप्लाई करे, यानी जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया वो तारीख ही मेरी जन्म तारीख रहेगी। आपको पासपोर्ट देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। फिर राष्ट्रपति जी के इंटरवेन के बाद उसमें राष्ट्रपति जी ने कुछ समझाया पासपोर्ट वालों को शायद, तो फिर उनको बाद में पासपोर्ट मिला और वो फिर अमेरिका जा सके। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, ये भी एक अब हम में से बहुत लोग जानते होंगे, हमारे देश के बहुत बड़े संगीत तज्ञ थे, गायक थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। ये भी उनके शिष्य थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके गुरु गान परंपरा में से कोई न होते हुए ये स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी को आप अपना गुरु कैसा मानते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज है, ये स्वयं, मैं उनको सामवेद का अवतार मानता हूँ, सामवेद का एक मनुष्य रूप मानता हूँ। हम सब जानते हैं 4 वेद होते हैं, उसमें सामवेद में इस प्रकार की वैदिक ऋचाओं का संग्रहण किया गया है जो गाने योग्य है, वो गाई जाती है। बाकी वेदों के मंत्र, ऋग्वेद में है मंत्र, यजुर्वेद में है, वो सारे कहे जाते हैं, उसका भी एक स्वर है, उसका भी एक पद्धत है, लेकिन साम गायन की एक अपनी बहुत बड़ी परंपरा है। तो ओंकारनाथ ठाकुर जी कहते थे कि मैं भारती कृष्ण तीर्थ जी को सामवेद का रूप मानता हूँ, इसलिए वो मेरे गुरु है। मंजुलाबेन त्रिवेदी, वो नागपुर आश्रम में उनकी बहुत अंतरंग शिष्या थी। उन्हीं के कारण आज एक नागपुर में छोटा सा स्थान आज भी उपलब्ध है जहां बैठकर स्वामी जी ने चातुर्मास किया, प्रवचन दिए, और खासकर वैदिक गणित के संबंध की डायरियों का लेखन। जब स्वामी जी स्वयं लिख नहीं सकते थे तो वो बताते थे और उनके आसपास जो लोग थे वो लिखते थे जो बताया जाता था। वो सारा लेखन का काम जिस स्थान पर हुआ है नागपुर में, उस स्थान पर भी जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है जब नागपुर जाता हूं। तो ये सारे स्थान ऐसे हैं कि कम से कम हम सब जो लोग वैदिक गणित और स्वामी जी के विषय में श्रद्धावान है, उनको तो कम से कम वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ विशिष्ट स्पंदनों का अनुभव जरूर आता है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आपको भी मिलेगा क्योंकि हम सब एक ही नाव में बैठकर प्रवास करने वाले लोग हैं। अब थोड़ी बात 5-7 मिनट में कॉन्ट्रीब्यूशंस की। हमेशा भारतीय गणितज्ञों के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बातें होती रहती है। आज मैं थोड़ा स्वामी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन से है गणित में, खासकर उस बारे में जो आज हमारे साथ नए पीढ़ी के लोग आए हैं, जुड़े हैं, उनके लिए खास ये विषय को रखना चाहता हूं। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका सूत्र मेथड में गणित को प्रकट करना। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही कि किसी भी विषय को सूत्र के रूप में रखना। जैसा हमारे यहाँ न्याय सूत्र है, व्याकरण के सूत्र रहते हैं, योग के सूत्र तो बहुत सारे लोग जानते हैं, आजकल योग का प्रसार बहुत हुआ है। छंद सूत्र, यह विषय काव्य, पोएट्री, प्रोसीडी जिसको कहा जाता है, इस विषय में सूत्रों के साथ वो ज्ञान प्रकट करने वाले छंद सूत्र है। शुल्ब सूत्र ज्योमेट्री का ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र फिलोसॉफी का ग्रंथ है। हमारे यहाँ आर्ट ऑफ लविंग भी है, कामा सूत्र भी है, यानी वो शास्त्रों को भी सूत्र के रूप में रखा गया है। तो ऐसा जीवन के संबंधित का कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको हमने सूत्र में रखा है। उसका एक कारण भी था, उस समय प्रिंटिंग वगैरह ऐसी कुछ बातें नहीं थी। ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्य को प्रसारित होता था, तो स्मरण रखने के लिए सूत्र रूप में ज्ञान रखना ये आवश्यक था, उसी के कारण वो रखा गया। गणित में ऐसा प्रयोग नहीं हुआ था कभी। हमारे यहाँ गणित के ग्रंथ है, वो
एक तो श्लोकबद्ध है या फिर गद्य है, लेकिन गणित की जो विधा है, गणित की जो परंपरा है, गणित का जो थ्योरम्स है, उसको सूत्रों के रूप में रखना, ये पहला प्रयोग भारती कृष्ण तीर्थ जी ने गणित में किया। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। इटसेल्फ सूत्रों, गणित को सूत्रबद्ध करना, पारंपरिक पद्धति से गणित को रखना, ये एक पहला कंट्रीब्यूशन भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का माना जाता है। दूसरा कंट्रीब्यूशन है, हम सब जानते हैं निखिलम के द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, कभी स्क्वायर करते हैं, थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट में भी इधर उधर काम करते हैं, और सारे बहुत सारे इसमें निखिलम का प्रयोग करते हैं। जैसा देवराज जी ने कहा कि अभी कंप्यूटर में भी निखिलम, अभी कुछ काम हो रहा है तो निखिलम सूत्र पर भी कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर तैयार हो सके, ऐसी भी बात हो रही है। तो ये निखिलम सूत्र जो स्वामी जी ने हमें दिया है, वो स्वामी जी का एक अनोखा कंट्रीब्यूशन है। अनोखा इसलिए है कि निखिलम पद्धति के द्वारा जिस प्रकार से हम सारे ऑपरेशंस करते हैं, वो उसका कोई प्रेसिडेंस नहीं मिलता है। यानी इतिहास के, हमारे वैदिक गणित के ग्रंथों में इस प्रकार की पद्धति, आधार संख्या का आधार लेकर फिर गुणा करना, या सब बेस लेकर गुणा करना, डिवीजन करना, इस प्रकार का जो पद्धतियां हम सारे यूज करते हैं, वो स्वामी जी का अपना स्वयं का योगदान है। ऊर्ध्वतिर्यक पद्धति से जो गुणाकार हम करते हैं, उसका प्रेसिडेंस मिलता है। वज्राभ्यास पद्धति, गोमुत्रिका पद्धति, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल क्रॉसवाइज भी नाम है एक जगह पद्धति का, उसके थोड़े रेफरेंसेस मिलते हैं। लेकिन ये जो निखिलम सूत्र पद्धति है, वो स्वामी जी का अपना स्वयं का योगदान है। उसके पहले का कोई प्रेसिडेंस ना भारतीय गणित में मिलता है, पाश्चात्य गणित में मिलने का तो सवाल ही नहीं है। बाद में कंबाइंड ऑपरेशंस, ये एक मैंने इंग्लिश में इसीलिए रखा है कि जो हमारे स्टूडेंट आज उपलब्ध है उनको समझने में आसानी हो। कंबाइंड ऑपरेशंस का अर्थ हम सब जानते हैं, हम यूज भी करते हैं। हम एक साथ साथ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करते हैं, मतलब a इंटू बी प्लस बी इंटू डी, या a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, सी प्लस डी। इस प्रकार के कंबाइंड ऑपरेशंस हम वैदिक गणित के सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। उसी प्रकार डिवीजन में साइमल्टेनियस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सम एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से हमें बहुत लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम रूटीन पद्धति में करते हैं कि ए स्क्वायर पहले निकालेंगे, बाद में बी स्क्वायर निकालेंगे, बाद में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन स्वामी जी ने जो सम्स ऑफ स्क्वायर्स एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का जो चैप्टर वैदिक गणित के बुक में है, मैं कोई बुक के बाहर की कोई बात नहीं कर रहा हूं, बाद में तो उसमें बहुत एडिशन हुआ है, लेकिन जो बुक में आज विद्यमान है उसी को यदि हम फॉलो करते हैं तो वहां पर हमें इंडिविजुअली स्क्वायर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम साथ साथ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का उत्तर निकाल सकते हो। वही बात स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में आएगी। तो ये जो कंबाइंड ऑपरेशंस करने की जो विधा उन्होंने समझाई है, वो भी अपने आप में उनका अनोखा और अनूठा ऐसा योगदान है। रैशनल फ्रैक्शंस के बारे में उनके बुक में जो विचार किया गया है, रिकरिंग डेसिमल का और रैशनल फ्रैक्शन का, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 1/19, तो हमें पता है कि 18 डिजिट के बाद ये रिकरिंग होता है, यानी 18 डिजिट आते हैं पहले और बाद में वही 18 डिजिट रिपीट होते हैं, तो ये इनफाइनाइट तक चलता है। ऐसे तो कुछ तो मालूम थे, लेकिन उसका एक सिस्टमैटिक विचार और इस प्रकार का रिकरिंग फ्रैक्शंस के निकालने की विधि और किस प्रकार से उसको समझा जा सकता है, ये रिकरिंग फ्रैक्शन का प्रकरण हम बहुत कम पढ़ाते हैं, मुझे पता है अभ्यासक्रम में, लेकिन जब कभी हमें आगे अभ्यासक्रम की रचना करने का मौका मिलेगा तब ये रिकरिंग फ्रैक्शंस वाला जो प्रकरण वैदिक गणित के पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिया है, वो जरूर हम अभ्यासक्रम में उसका समावेश करेंगे। आज के जो पूज्य शंकराचार्य जी है, निश्चलानंद जी महाराज, उन्होंने भी ये रिकरिंग डेसिमल के चैप्टर को बहुत बड़ा विस्तार किया है। मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि ऐसी भी कुछ भी पुस्तक निकलती है तो वो मुझे पहले मिलती है, या तो प्रकाशन पूर्व मिलती है या प्रकाशन के बाद तो जरूर मिलती है। तो एक इसी चैप्टर के बारे में जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो मैंने ये देखा कि
उन्होंने ऐसा एक रिकरिंग फ्रैक्शन वो बुक में दिया है जो 251 डिजिट के बाद रिकरिंग होता है। तो मैंने पूछा स्वामी जी आप कैसे निकाले, आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर नहीं? तो कहने लगे कि मैंने स्वयं कैलकुलेशन किया। तो एक अनोखा प्रयोग कि 251 डिजिट के बाद रिकर होने वाला, यानी पहले 251 डिजिट सेपरेट है, अलग अलग है, और 252 से फिर आगे फिर से एक बार 251 डिजिट्स रिकर होते हैं। तो मैंने तो बोल दिया कि स्वामी जी मैंने तो कोई कैलकुलेशन चेक नहीं किया है, क्या है, हम आपके ऊपर विश्वास करते, ये सब ठीक ही होगा, क्योंकि 251 डिजिट वाला रिकरिंग डेसिमल चेक करने के लिए भी जितना परिश्रम करना पड़ेगा अपने कागज पेन लेकर, भले हमको आदत है आजकल कैलकुलेटर की, बड़े बड़े कंप्यूटर भी हमारे साथ है, लैपटॉप भी है, उसके लिए भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज के भी शंकराचार्य वो सारी मेहनत करते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो ये रिकरिंग डेसिमल का जो चैप्टर है वो भी एक अपने आप में अनोखा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का थोड़ा सा अनुभव हम लेते हैं कि 179 एंडिंग डिवाइजर एंडिंग इन 9s 3 1 and 7, इस बारे में जो डिविजिबिलिटी टेस्ट स्वामी जी में ऑस्क्यूलेशन मेथड और ऑस्क्यूलेटर और जो वेस्टर्नम नाम का सूत्र उसके लिए उन्हें बनाया है, वो अपने आप में गणित में एक बहुत बड़ा योगदान है। विशिष्ट डिवाइजर के बारे में डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के हमारे पास पद्धतियां होती है कि चलो ऐसा करो वैसा करो ये करो, तो लेकिन जनरलाइज करना कि कोई भी डिवाइजर है 9 से एंड होता है, 7 से एंड होता है, ये तो ऑड नंबर है, उसी को फिर बाद में इवन नंबर के लिए भी एक्सटेंशन किया गया है। तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, और केवल 2 डिजिट नहीं, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, वो सारा डिविजिबिलिटी का चैप्टर जो आज बुक में उपलब्ध है उतना भी हम डाइजेस्ट करने का प्रयास यदि करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते, तो उसमें से भी बहुत सारी नई चीजें हमें उस पुस्तक में से मिलेगी। ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, जिसको आज हमारे अभ्यासक्रम में हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, उसी का एक्सटेंडेड रूप है। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन की मर्यादा है कि जो डिवाइजर है वो ax प्लस बी होना चाहिए, तभी वो होता है। यदि डिवाइजर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है या 4 डिग्री है, पॉलिनोमियल है, तो सिंथेटिक डिवीजन संभव नहीं है, ऐसा ही हमने पढ़ा है। लेकिन स्वामी जी ने अपने बुक में जो एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है, तो आपको दिखेगा कि वो जो डिवाइजर है वो 2x³ - x² + 3x + 8 है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन भी होने के बाद उसी सिंथेटिक डिवीजन को किस प्रकार से एक्सटेंड किया जाता है, ये स्वामी जी ने बुक में लिखा है। बुक में उसके उदाहरण भी है, वो उदाहरण जो मैंने दिया वो बुक में से ही है, जिसको हम आज सॉल्व कर पाते हैं और उसको एक्सटेंड भी कर पाते हैं। उसका एक्सटेंशन जो आता है वो इस प्रकार के क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन के लिए आता है। हम सब जानते हैं कि ax² + 2hxy + by² ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, या सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जिसको कहा जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं तो उसके फैक्टर हम कर पाते हैं, भले उसमें 2 वेरिएबल हो x और y। लेकिन उसके नीचे का जो इक्वेशन है जो नॉन होमोजीनियस है, x, y और c ये 3 टर्म साथ में आते हैं, तब ये इक्वेशन फैक्टराइज करने के लिए बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज के मेथड में। जब कभी हमको उसका फैक्टराइजेशन करने का आवश्यकता होती है तो हम सब जानते हैं कि वो प्रयत्न साध्य है, कठिन नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी फिर 3 वेरिएबल का जो होमोजेनियस इक्वेशन जो 3rd नंबर पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, x² y² z² और बाद में xy yz zx, और फिर उसी का एक्सटेंशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ये सारे फैक्टराइज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्वामी जी ने जो पद्धति उसके लिए लोपनम स्थापनाभ्याम सूत्र के द्वारा एक के लिए बताई है, फिर हमने उसको बाकी के लिए एक्सटेंड किया है फैक्टराइजेशन के लिए। उसके कारण ये सारी विधियां बहुत ही आसान हो गई है। अब कोई इस प्रकार के बड़े बड़े इक्वेशंस को फैक्टराइज करना कोई ज्यादा बहुत समस्या नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर इसके जो
फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, खासकर क्यूबिक, इन 2 and 3 वेरिएबल्स पॉसिबली समटाइम्स, ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर है वो भी हम सब ने बहुत पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि पहले ही पार्शियल फ्रैक्शन करते समय उन्होंने डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया है। तो पहली बार अलजेब्रा में डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का प्रयोग, ये एक स्वामी जी की अपनी अनोखी और कभी न देखी हुई ऐसी सोच है, हाउ टू यूज डेरिवेटिव्स फॉर फाइंडिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ ए गिवन रैशनल फ्रैक्शन। अलजेब्रा का चैप्टर है बहुत, लेकिन हम ये भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम देख सकते हैं कि जीएक्स यानी जो जियोमेट्र है वो कभी केवल पी एक्स प्लस क्यू है, कभी पी एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर है, कभी क्वाड्रेटिक है, कभी क्यूबिक है। तो कोई भी रहे तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, ये स्वामी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो जिसके बारे में बहुत रिसर्च पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जिसमें अभी भी डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में भी अब लोग थोड़ा थोड़ा उद्गति अभियान प्रयोग करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस निकालने के लिए भी उद्गति सूत्र का प्रयोग होता है। तो इस बारे में भी बहुत बार चर्चाएं होती रहती है। ये वेक्टर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालते हैं, खास करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, उसमें भी वैदिक ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक बार एक डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया तो डिटरमिनेंट के जितने भी एप्लीकेशंस है, जहां जहां डिटरमिनेंट का प्रयोग होता है हमारे अभ्यासक्रम में, वहां वहां पर हम स्वामी जी की पद्धति के का अवलंब करते हुए बहुत आसानी से और बहुत जल्दी और करेक्ट, एक्यूरेसी एंड करेक्ट दोनों, एक्यूरेट तो है, क्विक भी है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ में लेकर हम ये सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बोधायन नंबर के बारे में भी हम सब बहुत जानते हैं, हमारे अभ्यासक्रम में है। ट्रिपल ट्रिग्नोमेट्री भी जानते हैं। ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्वामी जी के विशेष अपना योगदान है। उसमें केवल एक बात का थोड़ा सा चर्चा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देने वाला हूँ, वो है प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सो कॉल्ड पाइथागोरस यानी बोधायन थ्योरम। जिन्होंने भी बुक बहुत बारीक से देखा है, वो बुक में, मैं बुक के बाहर का कुछ भी नहीं कह रहा हूँ आज, बुक के बाहर तो बहुत सारा है, वो उसके लिए हम एक बार कभी और बैठेंगे। बुक में स्वामी जी ने ये बोधायन तो नाम नहीं लिया है, पाइथागोरस दिया है, लेकिन ये पक्का उन्होंने कहा है कि ये इंडियंस ओरिजिन है और इसके प्रूफ है, अवेलेबल है। तो स्वामी जी ने इस जो उनके समय अवेलेबल थे ऐसे 5 प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम के पुस्तक के अंत में बिल्कुल एक पुस्तक के पान में वो सारे 5 प्रूफ आते हैं। इतना शॉर्टली उन्होंने प्रूफ दिए है तो समझते समझते भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो सारे प्रूफ का ओरिजिन हमारा प्राचीन ग्रंथ है। जैसा एक प्रूफ शिल्व सूत्र के कंस्ट्रक्शन पे आता है, 2 प्रूफ तो उसमें जो भास्कर आचार्य ने जिसको डिस्कस किया बाद में, उनके कमेंटेटर ने उसको एक्सप्लेन किया है, ऐसे 2 प्रूफ है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ जो स्वामी जी ने बुक में दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल कर जो प्रूफ दिया है वो भी अपने आप में अनोखा है। और साथ साथ स्वामी जी का एक अपना खुद का 4 प्रूफ देने के बाद अपना खुद का एक प्रूफ स्वामी जी ने दिया है। ये सारे प्रूफ का ठीक से अभ्यास करते हुए एक अभी रिसर्च पेपर बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, तब अधिक विस्तृत और जानकारी इसके बारे में देना ठीक रहेगा। मिसलेनियस सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रयोग होता है, बाइनरी नंबर्स में 2 है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैलाश जी हमेशा हमें बताते हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने की बात आती है, वहां पर भी स्वामी जी के पद्धति द्वारा बहुत अच्छा और त्वरित काम हो सकता है। और जैसा देवराज जी ने अदर डिसिप्लिन्स के बारे में कहा, डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, अब तो दुनिया कम पड़ेगी। ऐसे सारे सूत्र का प्रयोग विभिन्न विषयों में अब बहुत जोर से हो रहा है। सौभाग्य से बहुत सारे इस प्रकार से चलने वाले प्रोजेक्ट में
मेरा कुछ ना कुछ कारणों से संबंध आ जाता है तो मुझे लेटेस्ट जानकारी भी रहती है कि अभी क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नाम भले ही वैदिक हो, उसके कारण क्या है ये सब पता है, लेकिन आज भी स्वामी जी का गणित सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, you are not audible. सबके सामने रखा और थोड़ा से कुछ कठिनाइयों के बाद भी आपने सबने बहुत अच्छा सहकार्य दिया, इसलिए सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी को, भारती कृष्ण तीर्थ जी को और आज के शंकराचार्य जी को नमन करते